जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आज आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज में बताने वाले हैं भारत वियतनाम ऐतिहासिक $700 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सौदे के कगार पर। जी हां दोस्तों, वियतनाम भारत ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप देने की बहुत बड़ी तैयारी बताएंगे, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। दोस्तों वहीं बताएंगे पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया भयानक आतंकी मुस्लिम लीग को करना चाहता था पुनः जीवित। जी हाँ, कौन है बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पकड़ा गया ये जावेद मुंशी, जानकर जाएंगे आप भी चौंक। तो वहीं कतर में अभी भी फंसे हुए हैं नौसेना के पूर्व अधिकारी तिवारी ने चिट्ठी लिखकर सुनाई टॉर्चर की कहानी। दोस्तों ये चिट्ठी तब लिखी गई है जब कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। तो वहीं आपको बताएंगे भारत की ताकत ने अमेरिका को किया मजबूर, बदलना पड़ गया ये कानून। पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े ही झटके की खबर। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस करना क्या है आपको, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर भारत वियतनाम ऐतिहासिक $700 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सौदा कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों यानी कि भारत वियतनाम ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप देने की बड़ी तैयारी कर ली गई है। बता दें भारत और वियतनाम $700 मिलियन अमेरिकी के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सौदे पर हस्ताक्षर करने के पहले से कहीं अधिक करीब है, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक प्रक्रियात्मक विवरण जोड़ रहे हैं। इस सौदे पर कुछ ही महीनों के हस्ताक्षर हो सकते हैं और ये पता चला है कि वियतनामी रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक तकनीकी वाणिज्यिक विवरण पहले ही साझा और चर्चाएं की जा चुकी है। वियतनामी सेना और नौसेना दोनों से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रशिया के NPO मशीनों स्ट्रोयेनियो के बीच सहयोग है। यानी कि दोस्तों यदि ये सौदा साकार हो जाता है तो वियतनाम फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला दूसरा बड़ा देश होगा। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि वियतनाम कुछ समय से ब्रह्मोस एरोस्पेस से मसौदा समझौते की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसमें अंतिम सौदे की राशि, डिलीवरी समय सीमा, भुगतान की शर्तें आदि शामिल है। ऐसे में इस डील ने वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को चौंका कर रख दिया है। अगर यह डील वाकई में साकार हो जाता है तो सबसे पहले भारत का पड़ोसी चाइना जल करके राख हो जाएगा, ये बात भी तय मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर बता दें, पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया भयानक आतंकवादी मुस्लिम लीग को करना चाहता था पुनः जीवित। दोस्तों कौन है ये बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पकड़ा गया जावेद मुंशी? बता दें पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक खूंखार आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बंगाल पुलिस के STF की टीम ने कश्मीर के आतंकी जावेद मुंशी को कैनिंग अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि जावेद मुंशी पर कश्मीर में प्रतिबंधित तहरीक मुजाहिदीन संगठन के सदस्य होने का आरोप है। वो कई विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लंबे समय से जावेद मुंशी की तलाश थी। जानकारी के मुताबिक जावेद मुंशी एक खूंखार IED विशेषज्ञ और हथियार संचालक है। वो 2011 में अहले हदीस के नेता शौकत शाह की हत्या में शामिल था। आतंकवाद से संबंधित आरोपों के तहत कई बार जेल की सजा काट चुका है। इस आतंकी के पकड़े जाने पर सरकारी वकील विकास ने बताया है कि ये मुस्लिम लीग को पुनः जीवित करना चाहता था, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दोस्तों वहीं बता दें एक बड़ा खुलासा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुवैत में थे तब कतर में अभी भी फंसे हैं नौसेना के एक पूर्व अधिकारी तिवारी ने चिट्ठी लिखकर सुनाई टॉर्चर की कहानी। जी हाँ, संडे गार्डियन की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया गया है कि कतर में अभी भी भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी फंसे हुए हैं और उन्होंने कतर में भारतीय राजदूत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री समेत कई भारतीय अधिकारियों को पत्र लिखकर टॉर्चर की कहानी सुनाई है। दोस्तों पत्र में पूर्व नौसेना कमांडर तिवारी ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया है कि वे बेहोश हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जासूसी के झूठे आरोप के बाद उन पर बाद में एक और अपराध का आरोप लगा दिया गया, जो कि झूठा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने तक एकांत कारावास में रखने के बाद उन्हें टॉर्चर करके बयानों और दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। वहीं आपको बता दें भारत दौरा खत्म करते ही श्रीलंका राष्ट्रपति ने किया चीन जाने का ऐलान। दिशा नायके की आखिर कैसी है ये डिप्लोमेसी, क्या वाकई में भारत को भी उलझन में डाल सकते हैं ये या नहीं? बता दें श्रीलंका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत को चुनने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके ने जनवरी के मध्य में चीन के अधिकारी दौरे की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। ये मंगलवार और बुधवार को चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष किन बोयोंग के साथ
उनकी बैठक के बाद घोषणा की गई है। बैठक में दिशा नाइके ने चीन की बहु अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत हाई क्वालिटी वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए द्वीप राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोस्तों आपको बता दें कि BRI एक मेगा कनेक्टिविटी परियोजना है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, रशिया और यूरोप से जोड़ती है। भारत BRI का विरोध करता रहा है, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक पसंदीदा परियोजना है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में निवेश के साथ चीन के वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाना है। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अमीर शेख ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन बयान पैलेस में आयोजित एक समारोह में कुवैत के अमीर शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह द्वारा कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मुबारक अल कबीर ऑर्डर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे व्यक्तिगत सम्मान मानने के बजाय इसे 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान बताया है। आपको बताते चले कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड जो होता है वो पारंपरिक रूप से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और दुनिया के अन्य शाही परिवारों के मेंबर्स को उनके देश की कुवैत से मित्रता के प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी जी कुवैत के उन चंद बेहद करीबी लोगों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें कुवैत के अमीर ने इस सम्मान से नवाजा है। दोस्तों ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनको इन सम्मान से नवाजा गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब शामिल हो चुके हैं, जो कि भारत के लिए बड़े ही गर्व का मूवमेंट है, प्राउड मूवमेंट है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, पीएम मोदी जी को कमेंट में कांग्रेचुलेशन मोदी जी कहना मत भूलिएगा इस बड़े सम्मान के लिए। और भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए आपको बताते चले कि कुवैत की इस एलिट लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हो चुके हैं। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के राजा चार्ल्स तृतीय को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। यानी इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में भारत के पीएम मोदी को नवाजा जाना, इस अवार्ड का हिस्सा बनाना वाकई में भारत को विशाल तरीके से गौरवान्वित करता है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वाकई में आप भी खुश हैं इस खबर को सुनकर तो सामने लाइक का बटन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय कुवैत की यात्रा खत्म हो चुकी है पीएम मोदी जी की और वो भारत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। उस दौरान कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा उन्हें खुद हवाई अड्डे पर विदा करने आए। इन नेताओं की यह गर्मजोशी दोनों देशों के बीच शेयर की गई गर्मजोशी और सम्मान को दर्शाती है, जो उनके चल रहे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरेबियन गल्फ कप का उद्घाटन किया। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए, मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहाँ मोदी जी ने इस फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन की सराहना करते हुए सभी भाग लेने वाले देशों को शुभकामनाएं दी। अरेबियन गल्फ कप जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद बोले तो GCC के सदस्य देश इराक और यमन जैसे 8 देश भाग ले रहे हैं। तो वहीं अगली और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ क्यों नहीं लगाने दे रहे स्थानीय लोग, ठेकेदारों को नहीं मिल रहे हैं मजदूर, क्या है कारण बता दें। भारत सरकार ने म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ लगाने की घोषणा को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस योजना पर काम पूरा होने में वक्त लग सकता है। दरअसल नई दिल्ली नशीली दवाओं और हथियारों की आमद पर अंकुश लगाना चाहती है, इसीलिए वो सीमा पर फेंसिंग लगाना चाहती है, बाढ़ लगाना चाहती है, लेकिन सरकार की इस योजना को स्थानीय समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिनके सीमा पार जातीय संबंध है। इसके चलते सरकार इस मसले पर सावधानी से कदम बढ़ाते हुए काम कर रही है। यदि भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग लग गई तो फिर दोनों देशों के सीमा पर रह रहे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों देशों के सीमांत इलाकों में रहने वाले लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कितने ही लोगों के घर, खेत, बिजनेस और परिवार सीमा इलाके में फेंसिंग लगने से उन्हें सीमा पार करने के लिए पासपोर्ट या वीजा जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि अभी मई 2018 में मुक्त आवाजाही समझौते यानी FMR की सहमति पर किए गए साइन से दोनों देशों के लोग एक दूसरे देशों के बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक अंदर आ जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें, भारत की ताकत ने अमेरिका को कर दिया मजबूर, बदलना पड़ गया उसको ये कानून। पाकिस्तान चीन के लिए बहुत ही बड़े झटके की खबर आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में आज भारत की ताकत और इसकी क्षमता का डंका बज रहा है। विश्व के सभी देश आज भारत की ताकत का लोहा मान रही है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत से दोस्ती निभाने के लिए अपने कानून में बदलाव कर रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत और क्षमता ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो अपने पुराने सबसे ओल्ड कानून को भारत के पक्ष में ढाल दे। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में एक फैसला लिया है। जी हाँ, व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने यह घोषणा
की है कि अमेरिका अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम बोले तो MTCR के तहत निर्यात नियंत्रण नीतियों में बदलाव कर रहा है। अमेरिकी कानून में इस बदलाव का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष और मिसाइल क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है। जी हाँ, MTCR के नियमों भारत के लिए बदलाव करने का अमेरिका का यह फैसला पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जहां एक और पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य सहयोग में कटौती का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन को इस साझेदारी से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। दोस्तों अगली खबर बता दें, मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तानियों को अब वीजा देने से खड़े कर दिए हाथ। शहर का नाम देखते ही लगा देते हैं बैन। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरबिया और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के कम से कम 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया हुआ है। पाकिस्तानी नागरिकों की विदेशों में भीख मांगने या मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाखों पाकिस्तानी यात्रियों और नौकरी चाहने वालों के लिए खाड़ी देश और वहां के शहर, विशेष रूप से दुबई और अबू धाबी सबसे पसंदीदा गंतव्य है। हालांकि प्रतिबंध और वीजा आवेदन खारिज होने की बढ़ती घटनाओं के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहले से ही धूमिल छवि, जिसकी लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में चौथी सबसे खराब रैंकिंग रही है, उसको और भी अपूरणीय क्षति होगी। UAE ने पाकिस्तान के वीजा आवेदकों के लिए पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बड़ी और घनघोर बेइज्जती किसी देश की आखिर क्या ही हो सकती है। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, कई बड़े बड़े यूट्यूबर, यहाँ तक कि पाकिस्तानी स्टार भी रोते दिखाई दिए हैं इन बैन्स को लेकर, और लगातार पाकिस्तान के और पाकिस्तानी वीजा को गिरता देखकर दोस्तों ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत के सामने भी भीख मांगेगा, वो भी घुटने टेक कर और कह देगा कि कश्मीर आपका ही था, आपका ही है और आपका ही रहेगा, लेकिन हमारी माली हालत को ठीक कर दो, भारत जरूर कहेगा। दोस्तों ऐसी स्थिति अपने आप बनती जा रही है, भारत को कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही, और आज आप ये कह सकते हैं कि मौन पावर में बहुत बड़ी शक्ति होती है। वहीं बता दें, यूनुस सरकार ने बड़ा दावा किया है कि शेख हसीना और उनके बेटे ने बांग्लादेश का खजाना लूट लिया है, यानी कि अमेरिका तक $300 मिलियन पहुंचाए हैं शेख हसीना ने। दोस्तों बांग्लादेश में सत्ता और भ्रष्टाचार के बीच एक और बड़ा विवाद उभरा है। एंटी करप्शन कमीशन यानी ACC ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय के खिलाफ अमेरिका में $300 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। यह कदम बांग्लादेश में राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मचा सकता है। इस मामले में आरोप है कि हसीना और जॉय ने विदेशों में अवैध तरीके से भारी राशि स्थानांतरित की है। बांग्लादेश की सरकार ने पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले सरकार ने शेख हसीना पर हेट स्पीच का आरोप लगाया था। सरकार ने कहा था कि शेख हसीना का बयान देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहीं बांग्लादेश की एक और आयोग ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक रिपोर्ट दी है कि देश से कुछ लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें शेख हसीना का हाथ है। वहीं आपको बता दें, चीन की बड़ी चालबाजी आपको दिखा दे दोस्तों, इधर भारत से कर रहा है बात, तो उधर लद्दाख के पास शुरू कर दिया सैन्य अभ्यास। जी हाँ, एक्सपर्ट ने बताया इसको भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बीती 18 दिसंबर को बीजिंग का दौरा किया था। इस यात्रा को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के रूप में देखा गया है, लेकिन चीन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं होगा। इस मुलाकात के बाद चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों रक्षा विशेषज्ञ आदिल बरार ने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख के पास सैन्य अभ्यास शुरू किया है। बरार ने एशिया कम्युनिक में लिखे एक लेख में दावा किया है कि अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग ही से बातचीत के एक दिन बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी डेली ने शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लाइव फायर अभ्यास के बारे में जानकारी दी थी। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि चीन का उद्देश्य नई दिल्ली को संकेत भेजना है कि सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं। ऐसे में भारत को भी चाइना के ही तरह अपना बिहेवियर रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे को तैसा वाली स्थिति नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह सकते हैं। ऐसे में भारत निरंतर जैसे को तैसा जवाब देने की नीति से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। चीनी सेना ने क्यों जारी किया बयान, क्या है मामला, आपको बता दें। चीन ने शनिवार को अपने तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति पर अमेरिका की हालिया रिपोर्ट की निंदा की है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन तेजी से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है और उसके हाइपरसोनिक हथियार दुनिया में उसकी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। इस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को ही दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। यह पहली बार नहीं है कि पेंटागन के रिपोर्ट में चीन को अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया गया हो। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि
अमेरिका के पास खुद एक तेजी से टकराव वाली सैन्य रणनीति है जो इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना रही है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने वी चैट पर कहा कि सबूत बताते हैं कि अमेरिकी सैन्य रणनीति तेजी से टकराव वाली, आक्रामक और दुस्साहसिक होती जा रही है। युद्ध का आदि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सबसे बड़ा विध्वंसक और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वहीं आपको बता दें, जर्मन क्रिसमस बाजार में हमले में 7 भारतीय घायल की खबर। दोस्तों, जर्मनी के मागदेबुर्ग शहर में क्रिसमस मार्केट में हुए भीषण हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले में एक कार ने भीड़ पर चढ़ाई कर दी, जिससे मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले को निरर्थक और भयानक बताते हुए कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम मागदेबुर्ग में क्रिसमस मार्केट पर हुए भयानक और निरर्थक हमले की निंदा करते हैं और हमारी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने को खोया है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के बाद अब चीन ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किलें। आखिर कैसे बुरे फंसे भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स बम के बाद अब चीन ने कनाडा की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। चीन ने रविवार को कहा है कि वो उइगुरों और तिब्बत से संबंधित मानवाधिकार के मुद्दों में शामिल 2 कनाडाई संस्थानों सहित 20 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई करने जा रहा है। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि वो 20 जनवरी को पद संभालते ही कनाडा के खिलाफ 25% टैक्स बढ़ोतरी वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले से ही संकट में घिरे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर घोषणा की है कि शनिवार को प्रभावी हुए इन उपायों में संपत्ति जब्त करना और प्रवेश में पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। वहीं आपको बता दें, क्या सीरिया पर कब्जा करना चाहते हैं तुर्की वाले एर्दोगन? क्या अपने आप को नया पुतिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एर्दोगन? इजराइल की बढ़ाकर रख दी इन्होंने टेंशन। दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन से सबसे ज्यादा खुश तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन है। उन्हें लग रहा है कि सीरिया में विद्रोही गुट के कब्जे से तुर्की के धुर विरोधी कुर्द लड़ाकों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर आज तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने दमिश्क में सीरिया के विद्रोही नेता और सुन्नी इस्लामी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अहमद अल शरा से मुलाकात भी की। इस बीच इजराइल को सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड की सुन्नी शाखा के उदय को लेकर चिंता सताने लगी है। इस गुट को कतर और तुर्की का समर्थन हासिल है, जबकि इजराइल को दुश्मन मानता है। वहीं बता दें, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि 9 मई की हिंसा साजिश है। सैन्य अदालत में केस सजा नामंजूर, वैश्विक मदद की है मांग। जी हां, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई ने अपने समर्थकों के लिए सैन्य अदालतों की सजा को चुनौती देने की योजना बनाई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 9 मई की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ किए गए मुकदमे को मौलिक मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। इस बीच सरकार ने न्याय के प्रदर्शन के रूप में दोष सिद्धि का बचाव किया। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि पीटीआई संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई की अशांति में शामिल सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, शनिवार को पीटीआई संस्थापक इमरान खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक बयान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सैन्य परीक्षणों के जरिए न्याय के दुरुपयोग पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने इसे एक संगठित सैन्य साजिश बता डाला। वहीं बता दें, भारत हर हाल में बनाएगा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवी चीफ का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इंडो पैसिफिक में चीन लगातार अपने प्रभुत्व का विस्तार कर रहा है और भारत के लिए खतरे पैदा कर रहा है, लेकिन भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पहली बार खुलासा किया है कि भारतीय नौसेना युद्ध के लिए हर वक्त तैयार है, विश्वसनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना एकजुट है और भविष्य के लिए तैयारी बनी हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर के नजरिए के मुताबिक सुरक्षित समुद्र और सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बता दें, ट्रंप ने अब पनामा को दी धमकी। कहा, नहर में अमेरिकी जहाजों से फीस अगर लिया तो हम पनामा नहर को पूरी तरह से और बिना किसी सवाल के हमें वापस करने की मांग करेंगे। जी हां, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को लेकर बड़ी धमकी दी है कि अगर अमेरिकी जहाजों के लिए वो आवाजाही शुल्क लेना जारी रखता है तो वो पनामा नहर को अमेरिका को वापस करने की मांग करेंगे। वहीं बता दें, कांगो में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्रिसमस मनाने आ रहे लोगों की बोट डूब गई, 38 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लापता। जी हां, अफ्रीकी देश में कांगो में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ क्रिसमस मनाने के लिए घर लौट रहे लोगों से भरी एक नौका के शुक्रवार देर रात बुसीरा नदी में पलट गई। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, वहीं बता दें, एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। अगर वाकई में ऐसा है तो बाइडन के लिए बहुत शर्मनाक भरी खबर है। दोस्तों, खुलासा ये हुआ है, दावा ये किया गया है कि बाइडन विमान में सो रहे थे जबकि परिवार सैनिकों के शवों का घंटों तक इंतजार करता रहा। दोस्तों, अफगानिस्तान में मारे गए अमेरिकी 9 सैनिकों के कई परिवारों के सदस्यों को 3 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा
क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन 2021 में सेवा सदस्यों के शवों को लेने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम से पहले अपने एयरफोर्स वन विमान में सो गए थे। एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। दरअसल राष्ट्रपति और प्रथम महिला जिल बाइडेन को डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर सम्मानजनक ट्रांसफर सेरेमनी में मारे गए सैनिकों के ताबूतों का स्वागत करना था। 26 अगस्त 2021 को तालिबान आतंकवादियों ने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एबे गेट पर कई आत्मघाती बम विस्फोटों में 13 अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था। इस हमले में कई अफगानी भी मारे गए थे। जी हाँ जो दोस्तों, ऐसे में ब्रिटिश अखबार डेली मेल से बात करते हुए जान गंवाने वाले एक सैनिक की बहन रॉइस मैककॉलम ने बताया कि बाइडेन ने हमें अपने मृत परिवार के सदस्यों के शव लेने के लिए 3 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करवाया। तो वहीं अब डोमेस्टिक खबरों की बात करते हैं, जहां दिल्ली के चुनावी दंगल में AIMIM की एंट्री। इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरेगी। पार्टी दिल्ली में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। AIMIM नेताओं ने यह जानकारी दी। पार्टी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों पर फोकस कर रही है। AIMIM का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिमों के साथ सिर्फ दिखावा किया है। बीजेपी का कहना है कि AIMIM के आने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। जी हाँ, AIMIM ने दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। हुसैन पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। अब ओवैसी की पार्टी दिल्ली की सीलमपुर, बाबरपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल और करावल नगर सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वही बता दें, संसद में हाथापाई को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाउंसर की तरह व्यवहार कर रहे थे राहुल गांधी। जी हाँ, संसद में हुए हाथापाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सांसदों और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच में संसद में हुई धक्का मुक्की के बीच राहुल गांधी बाउंसर की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने लोगों को धक्का दिया, जिसकी वजह से भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए। भाजपा सांसद ने कहा कि मैंने घायल हुए दोनों सांसदों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल गांधी वहां पर बाउंसर की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो जानबूझकर हाथापाई करना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर उन पर हमला किया। किसी को भी लोकतांत्रिक देश में यह घटना शर्मनाक है। तो वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली की झांकी इस बार भी खारिज कर दी गई। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपस में जुबानी जंग देखने को मिली है। दोस्तों, इस बार भी राजपथ पर 26 जनवरी 2025 बोले तो गणतंत्र दिवस को होने वाली पारंपरिक गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी शामिल नहीं होगी। यह निरंतर चौथा गणतंत्र दिवस होगा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच फिर से वाक युद्ध शुरू हो गया है। लगभग 1 दशक तक दिल्ली सरकार का नेतृत्व करने वाले अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला किया। केजरीवाल की टिप्पणियों में आने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभाव देखा गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष फरवरी में होने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल ने एक आक्रामक मैसेज में कहा कि पिछले कई सालों से दिल्ली की झांकी को परेड में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। आखिर ये कैसी राजनीति है? वे दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दे? उन्होंने कहा कि उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई विजन नहीं है। वे सिर्फ केजरीवाल को गाली देते हैं। क्या हमें सिर्फ इसके लिए वोट उन्हें देना चाहिए? झांकी और दिल्ली के लोगों को 26 जनवरी की परेड में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? तो वहीं दिल्ली भाजपा को अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जब भी कोई राष्ट्रीय त्योहार आता है केजरीवाल अपना असली रंग दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी 2014 की घटनाओं को नहीं भूले हैं, जब पूरा शहर गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन करके इसकी गरिमा को धूमिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन करने का निर्णय एक नामित समिति द्वारा किया जाता है और उनकी संख्या भी सीमित होती है, जिसे केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा चूंकि दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा वाक युद्ध इन दोनों के बीच। इसी बीच दोस्तों, ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।